हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था सू से विंग के फेस को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर सूसे विंग को थप्पड़ मार देता है। सूसे के थप्पड़ मारने से विंग नीचे झुक जाता है। विंग के सारे सूसे के सारे फ्रेंड और सूसे मिलकर विंग को वाइन पिलाने लगते हैं। विंग अपना फेस इधर उधर कर रहा था। तभी सूसे का एक फ्रेंड विंग के सर को पकड़ लेता है और वो सब जबरदस्ती विंग को वाइन पिलाने लगते हैं। विंग चिल्लाना चाहता था, इन सभी को रोकना चाहता था, पर वो इस वक्त खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था। विंग इस वक्त ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था क्योंकि वो सभी विंग के माउथ में वाइन के बोतल से वाइन पिला रहे थे। विंग सांस नहीं ले पा रहा था। विंग को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी मरने ही वाला है। वो सभी जैसे ही विंग के माउथ से वो बॉटल हटाते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वो सभी हंसते हुए विंग को इधर उधर टच कर रहे थे। विंग को इस वक्त इतना गंदा फील हो रहा था। वो सभी विंग के शर्ट को दोनों तरफ से खींचने लगते हैं जिससे वो शर्ट फट जाती है। शर्ट फटने की वजह से विंग की बॉडी दिख रही थी। वो लोग विंग के बॉडी पर वाइन गिराकर वो लोग अपने हाथों से टच करने लगते हैं। तभी सूसे हंसते हुए अपनी शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। सूसे के ऐसा करते हुए देखकर विंग पैनिक करने लगता है। विंग अपने मन में कहता है, अगर इन लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान यहीं ले लूँगा। मैं खुद को मार डालूँगा। मैं सिर्फ अपने वांगजी का की हूँ, उनके सिवा कोई मुझे टच नहीं कर सकता, कोई नहीं। अगर इन लोगों ने मुझे टच भी किया तो मैं खुद को मार डालूँगा। तभी सूसे अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है और विंग के पास आकर विंग को खींचकर बेड पर फेंक देता है। विंग इस वक्त अपनी खुली आंखों से ये सब देख रहा था। विंग अपने मन में कहता है, नहीं विंग, तुम कमज़ोर नहीं हो सकते, तुम इनकी आगे हार नहीं मान सकते। तुम किसी के हस्बैंड हो, तुम किसी के आगे कमज़ोर नहीं पड़ सकते। तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा, तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा विंग। ये सोचकर विंग देखता है कि सूसे उसके ऊपर आ चुका है। विंग जोर से सूसे के प्राइवेट पार्ट पर किक करता है जिससे सूसे को बहुत जोर की लगती है। वो दर्द में चिल्लाता है। विंग वहाँ से उठकर जैसे ही भागने वाला था तभी सूसे विंग का पैर पकड़ लेता है। सूसे बहुत बुरी तरह से विंग के स्टमक पे किक करने लगता है जिससे विंग दर्द में ज़ोर से चिल्लाने लगता है। सूसे जब तब तक किक करता है जब तक विंग अधमरा ना हो गया। विंग फिर भी हिम्मत करके उठता है और सूसे को धक्का देकर भागने लगता है। वो भाग नहीं पा रहा था क्योंकि विंग के स्टमक पे बुरी तरह से सूसे ने किक किया था। तभी विंग के फ्रेंड विंग को पकड़कर बहुत मारते हैं। विंग के बॉडी से हर जगह से ब्लड निकल रहे थे। विंग इस वक्त इतनी बुरी हालत में था कि विंग को जो भी देखता वो विंग को पहचान ही नहीं पाता। फिर भी विंग हिम्मत करके उन लोगों से लड़ने की कोशिश करता है। विंग को जब यकीन हो जाता है कि वो इन लोगों से नहीं लड़ सकता तो वहीं पास की रखे बोतल उठा लेता है और उसे दीवार पर तोड़ देता है और विंग उसमें से एक कांच का टुकड़ा उठा लेता है और अपने नेक पे रख लेता है। विंग उस कांच के टुकड़े को अपने नेक पर रखकर उन लोगों से दिखाते हुए कहता है, तुम लोग मेरे पास मत आना। अगर तुम लोग मुझे
छूने की भी हिम्मत की तो मैं खुद को मार डालूंगा। तभी सुसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने ये सब करोगे और बच जाओगे? नहीं नहीं नहीं, तुमने ये हरकत बहुत पहले भी किया था। तब तो तुम बहुत छोटे और मासूम थे। इस वक्त वो हरकत तुम्हें करने नहीं देंगे, क्योंकि पहले तो हमने सोचा नहीं था कि तुम हमारे पास आने से बेहतर मरना पसंद करोगे। लेकिन अभी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। सूसी की बात सुनकर विंग स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं जब 6 साल का था मुझे ये सब कुछ भी पता नहीं था, फिर भी मैं मरना पसंद किया। तुम लोग के पास जाने से अच्छा था कि मैं मर जाऊं, और अब भी मैं वही करूँगा। तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। ये बोलकर विंग उस कांच के टुकड़े को अपने नेक में प्रेस करने लगता है। ये देखकर सुसे हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करोगे और मैं छोड़ दूंगा? विंग स्माइल करते हुए उस कांच के टुकड़े को अपने नेक में प्रेस कर देता है, जिससे विंग की नेक से ब्लड बाहर आने लगता है। ये देखकर सुसे लड़खड़ाते हुए पीछे हो जाता है। उसके सारे दोस्त डर गए थे। उसे उन लोगों को लगा नहीं था कि विंग ऐसा कुछ भी करेगा। तभी वहाँ जोर से गन चलने की आवाज़ सुनाई देती है। सुसे जब देखता है तो उसकी एक फ्रेंड नीचे फ्लोर पे गिरा पड़ा था। तभी वो गेट की तरफ देखता है। वेन्निंग जो गेट को तोड़कर अंदर आ चुका था। वेन्निंग के पीछे सभी अंदर आ चुके थे। वांग जी, जिसकी आंखें एकदम रेड हो चुकी थी, वो इतना गुस्से में था। उसका गुस्सा किसी की जान लेने के लिए काफ़ी थी। वांग जी के दोनों हाथों में गन थी। वो इस वक्त इतना डरावना लग रहा था कि जो भी वांग जी को देखता वो डर के मारे वहीं मर जाता। विंग अपने पीछे तो नहीं देख पा रहा था, पर फिर भी विंग के फेस पर एक सुकून की स्माइल थी। तभी वांग जी की नज़र विंग पर पड़ती है। वांग जी अपने दोनों हाथों से गन फेंक कर विंग की तरफ दौड़कर जाता है। विंग अब तक अपने नेक से उन कांच के टुकड़ों को हटा चुका था। विंग नीचे गिर पड़ा। तभी वांग जी विंग को पकड़ लेता है। वांग जी घबराते हुए कहता है, विंग विंग मेरी तरफ देखो। विंग विंग अपने आंखें मत बंद करना, प्लीज़ विंग। तभी विंग अपने आंखों को खोलते हुए वांग जी को देखते हुए कहता है, वांग जी का मैंने खुद को बचा लिया। मैंने इन लोगों को खुद को टच नहीं करने दिया। इन लोगों ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, पर मेरा यकीन कीजिए, मैंने इन लोगों को टच नहीं करने दिया। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने खुद को इन लोगों को टच नहीं करने दिया। वांग जी का मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। वांग जी का आपके विंग को इन लोगों ने गंदा करने की कोशिश की है। इन लोगों ने मुझे बहुत गंदे तरीके से टच किया है। आपको पता है वांग जी का, इन लोगों ने पहले भी मुझे इस तरह से टच किया है, मुझे गंदा करने की कोशिश की है, पर मैंने इन लोगों को पहले भी खुद को टच नहीं करने दिया और अब भी नहीं की। इन लोगों ने कभी मुझे टच नहीं कर पाए। ये सारी बातें कहते हुए विंग की सांसें अटक रही थी। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। विंग की बातें सुनकर वांग जी के आंखों में आंसू आ गए। अब तक सिचिन और सोंगलन, सुयंग, बन्नी, उन सभी के आंखों में आंसू आ गए। वो सभी वहीं खड़े होकर वो बस विंग को देख रहे थे, जिसकी हालत बहुत खराब थी। विंग अपने कांपते हाथों से वांग जी को फेस पर रखते हुए कहता है, अगर मैं मर गया तो मरने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप इन लोगों को ऐसी सज़ा देना ताकि ये कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। इन लोगों ने मेरे सोल को गंदा करने की कोशिश की है। आप इन लोगों को
सजा देना ताकि ऐसा कोई भी किसी के साथ ना करे। ये बोलकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग की आंखें बंद होने की वजह से वांग जी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हॉस्पिटल, प्लीज़ प्लीज़ विंग, आंखें खोलो अपनी, देखो मेरी तरफ देखो, प्लीज़ देखो। तुम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, प्लीज़ विंग। अब हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। इस समय सभी लोग हॉस्पिटल में थे। विंग इस वक्त ऑपरेशन रूम में था। बाहर सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे। वांग जी इस समय चेयर पर बेबस होकर बैठा था। वांग जी विंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बहुत मुश्किल से लैन सिचेन वांग जी को संभालते हैं। इस समय पूरी लैन फैमिली वहाँ मौजूद थी। वैसे तो हॉस्पिटल में 2-4 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते थे, लेकिन ये हॉस्पिटल जियांग्स की थी। वो फ्लोर पूरी खाली थी क्योंकि मैडम यू ने उस फ्लोर को खाली करवा दिया था। जियांग सैमियन विंग को पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहे थे। उन्हें जैसे ही पता चलता है विंग हॉस्पिटल में है, जियांग सैमियन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तभी वो घबराते हुए कहते हैं, मेरा विंग कहाँ है, मुझे बताओ, मेरा विंग कहाँ है, मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है, मैं तुम सबसे कुछ पूछ रहा हूँ, मेरा विंग कहाँ है। यानली और जेंग जेंग का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी जियांग सैमियन की नज़र वांगजी पर जाती है, जिसके पूरे बॉडी में खून लगे हुए थे। वांगजी अपना सर नीचे करके एक टक फ्रस को देख रहा था। वांगजी को देखकर जियांग सैमियन का गुस्सा बढ़ जाता है। जियांग सैमियन जैसे ही गुस्से में वांगजी की तरफ बढ़ते हैं, तभी मिस्टर लैन जियांग सैमियन का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, जियांग, खुद को संभालो, संभालो अपने आप को, अभी खुद को शांत करो, अभी हम सबको विंग का ध्यान रखना है ना, तो प्लीज़ खुद को संभालो, ये सारे बात बाद में भी कर सकते हैं। मिस्टर लैन की बातें सुनकर जियांग सैमियन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहते हैं, क्या? जियांग सैमियन के मन में बस एक ही बात घूम रहा था, विंग। उनका विंग तो ठीक है ना। जियांग सैमियन के मन में विंग को लेकर एक डर था, क्या उन लोगों ने मेरे विंग को फिर से हर्ट किया है। पर जियांग सैमियन को क्या पता था, विंग तो उससे भी ज़्यादा अपने आप के साथ हर्ट कर चुका था। मिस्टर लैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सैमियन से क्या कहे, उन्हें कैसे ये सब बताए। तभी जियांग सैमियन मिस्टर लैन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, क्या हुआ मेरे विंग को। मिस्टर लैन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जियांग सैमियन को पकड़ कर कहते हैं, वो ठीक हो जाएगा, हमारा विंग बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, उसका ऑपरेशन चल रहा है। जियांग सैमियन घबरा कर चिल्लाते हैं, खुरैन, तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे बताओ मेरी विंग को क्या हुआ है और तुम ये क्या बोल रहे हो, और वो ऑपरेशन में क्यों है। जियांग सैमियन का दिल डर से बैठा जा रहा था। तभी मिस्टर लैन जियांग सैमियन को और मजबूती से पकड़ते हुए कहते हैं, सैमियन, विंग। मिस्टर लैन अटक कर बोल रहे थे, वो अपनी बातों को पूरी नहीं कर पा रहे थे। मिस्टर लैन को अटकता हुआ देखकर जियांग सैमियन डर से घबराने लगते हैं, जैसे वो कुछ ऐसा सुनने वाले हों जिसका उम्मीद उन्हें कभी न थी। जियांग सैमियन थोड़ा तेज आवाज़ में कहते हैं, तुम मुझे बता रहे हो या मैं खुद जाकर देख लूँ। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, सैमियन, विंग ने सुसाइड करने की कोशिश की है, वो एक बार फिर से सुसाइड करने की कोशिश की है। ये सुनते ही जियांग सैमियन के पैर पूरी तरह से लड़खड़ा जाते हैं, वो गिर पाते। तभी मिस्टर लैन सैमियन को कसकर पकड़ लेते हैं और उन्हें हक कर लेते हैं। जियांग सैमियन को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था
जैसे उनके पैर में जान ही ना बची हो। एक मिस्टर लैन ही थे जो जियांग सैमियान को संभाल सकते थे, नहीं तो कोई भी जियांग सैमियान के सामने टिक नहीं पाता था। जियांग सैमियान मिस्टर लैन से खुद को छुड़ाने लगते हैं, पर मिस्टर लैन जियांग सैमियान को नहीं छोड़ते हैं। वो उन्हें वैसे ही पकड़े रहते हैं और उनके पीठ को सहलाने लगते हैं। जियांग सैमियान के बैग को मिस्टर लैन सहलाते हुए कहते हैं, सैमियान, संभालो अपने आप को, तुम इस तरह कमज़ोर नहीं पड़ सकते। अगर तुम कमज़ोर पड़ जाओगे तो बाकी विंग को कौन संभालेगा? बाकी लोग को भी तो संभालना है ना। तो खुद को मजबूत करो सैमियान, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। जियांग सैमियान बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोकते हैं और शांत होते हुए कहते हैं, यू कहाँ है? मिस्टर लैन कहते हैं, वो ऑपरेशन रूम में है। ये सुनकर जियांग सैमियान के आंखों में जो अभी आंसू रुके हुए थे वो लगातार बहने लगते हैं, क्योंकि वो अच्छे से समझ पा रहे थे कि उनकी हालत ऐसी है तो यू का क्या हाल होगा, क्योंकि वो एक माँ है और एक माँ अपने बच्चे को इस हाल में देखकर कैसा फील कर रही होगी। एक माँ कैसे अपने बच्चे के ऑपरेशन कर सकती है, उससे बड़ा दिल किसी का हो ही नहीं सकता। वहीं ऑपरेशन रूम के अंदर विंग खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी। विंग के आसपास काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर थे जो विंग के इलाज कर रहे थे। मैडम यू को आंखों में आंसू थे। तभी एक डॉक्टर मैडम यू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, यू, आप यहाँ के सीनियर हैं और आपको ये याद रखना होगा, ये पेशेंट आपका कुछ नहीं लगता है, तभी आप इसका इलाज कर पाओगे। यू, इसका ब्लड काफ़ी लॉस हो चुका है और ये बहुत बुरी कंडीशन में है। अगर आप खुद को नहीं संभाल पाओगी तो आप इसे कैसे बचाओगी? मैडम यू रोते हुए अपने माउथ पे हाथ रख लेती है। तभी वो डॉक्टर फिर से कहते हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सामने वाले पेशेंट की ज़िंदगी आपके हाथ में है और आपको उसे बचाना है। इस वक्त आपको पेशेंट को अपने बेटे के रूप में नहीं देखना है। अगर ऐसा हुआ तो आप इसका इलाज ठीक से नहीं कर पाओगे और आपके ऐसा करने से आपके बेटे की जान भी जा सकती है। क्या आप चाहती हो कि आपके बेटे को कुछ भी हो? मैडम यू रोते हुए ना में सिर हिलाती है। आज वो फिर से वही मंजर देख पा रही थी जब विंग बेबस होकर बेड पे पड़ा था। एक समय था जब मैडम यू के सामने उनके छोटा सा विंग बहुत बुरी कंडीशन में था। आज वो फिर से उसी हाल में था। विंग एक बार फिर से उसी बुरी कंडीशन में था। मैडम यू अपनी आंखों से आंसू को पोंछते हुए खुद को मजबूत करती है और वो विंग की नेक को देखने लगती है। विंग की नेक के एक नस कटी हुई थी जिससे उसका ब्लड रुक नहीं रहा था। वहाँ जितने भी डॉक्टर थे सारे डॉक्टर अपना बेस्ट दे रहे थे। मैडम यू इस हाल में विंग को नहीं देख पा रही थी, क्योंकि वो जब विंग को देख रही थी उन्हें बहुत रोना आ रहा था। वो अपने बच्चे को इस कंडीशन में नहीं देख पा रही थी, इसलिए उन्होंने एक रुमाल उठाकर विंग को फेस को ढक दिया ताकि वो विंग को ना देख पाए। विंग के नोज पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। विंग का फेस रुमाल से ढकने की वजह से नहीं दिख पा रहा था। मैडम यू अब एक गहरी सांस लेती है और खुद को संभालती है और विंग का ऑपरेशन शुरू कर देती है। लगभग 2 से 3 घंटे के बाद लगभग 3 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक कोई भी डॉक्टर बाहर नहीं आए थे। सिर्फ और सिर्फ नर्स अंदर बाहर आ जा रहे थे। तभी 1 घंटे के बाद सभी लोग बाहर आते हैं। मैडम वी की हालत इस वक्त बेजान पड़ी थी। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर जान ही ना हो। वो जैसे ही बाहर आती है तो मैडम लैन दौड़कर मैडम यू के पास जाती है और मैडम यू को पकड़ लेती है। मैडम यू को देखकर जियांग सैमियान अब तक बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल चुके थे। मैडम यू के पास जाते हैं और कहते हैं,
यू, क्या हुआ? हमारा बच्चा ठीक तो है ना? जियांग जेमियान की बात सुनकर मैडम यू एक कदम पीछे हो जाती है, जैसे उनके कदम में जान ही ना हो, और वो वहीं बैठ जाती है। मैडम यू अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मैडम यू के ऐसे रोना, हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो भी तो एक माँ थी। वो अपने बच्चे के इस हाल में कैसे देख पाती? मैडम यू ने जब विंग को उस हाल में देखा था, तो उनके दिल पे क्या बीत रहा था वही जानती है। वो इतने देर से खुद को कंट्रोल कर रही थी ताकि वो रोए ना और विंग की अच्छे से इलाज कर पाए, पर अब उनसे कंट्रोल नहीं हो पाया। वो फूट फूट कर रोने लगी। जब उनके पास लैन सिचेन का कॉल आया था, उन्हें हॉस्पिटल जल्दी पहुंचना है, तब से मैडम यू का दिल घबरा रहा था। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। जब वो हॉस्पिटल आई और विंग को उस हालत में देखा, तो उन्हें रोने तक नहीं दिया गया। वो रो भी नहीं पाई, क्योंकि वो उस वक्त एक डॉक्टर थी। उन्हें अपने बेटे को पेशेंट के रूप में देखना था, ताकि वो इलाज कर पाए। मैडम यू को फुट फुट कर रोता देखकर वांग जी अपना कदम बढ़ाते हुए मैडम यू के पास जाता है और बहुत मुश्किल से मैडम यू से कहता है, विंग ठीक है? क्या मेरा विंग ठीक है? मैडम यू जैसे ही वांग जी को देखती है, उनकी आइस रेड हो जाती है। वो गुस्से में उठती है और खींचकर वांग जी को एक थप्पड़ लगाती है। वांग जी अपनी कस के आंखें बंद कर लेता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता। तभी मैडम यू एक बार फिर से वांग जी के फेस पर तमाचा मारती है। वांग जी अभी भी मैडम यू को कुछ नहीं कहता है। मैडम यू रोते हुए वांग जी का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारे भरोसे मैंने अपने बच्चों को सौंपा था। सब तुम्हारे खिलाफ थे, पर मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम उसके साथ हमेशा खड़े रहोगे। तुम उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दोगे। तुम्हारे वजह से, सिर्फ तुम्हारे वजह से मेरा विंग इस वक्त मौत से लड़ रहा है। वो अभी इस वक्त मौत के मुंह में है, और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ उसे? वांग जी, क्या फ़ायदा तुम्हारे रहने का जब तुम अपने ओमेगा को नहीं बचा सकते? मैडम यू की बात सुनकर वांग जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वांग जी उन आंसू को बाहर नहीं आने देता है, क्योंकि वो किसी के सामने रोकर अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकता। मैडम यू लगातार वांग जी को मारे जा रही थी। जब मैडम यू थक जाती है, तो वांग जी को हक कर लेती हैं और रोने लगती है। वांग जी भी मैडम यू को हक कर लेता है और उसके आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर जाते हैं। सभी इस समय इमोशनल थे। तभी वो सारे डॉक्टर जो वहीं खड़े थे, ग्रैंडफादर उनसे पूछते हैं, क्या विंग ठीक है? विंग कैसा है? वो ठीक तो है ना? तभी उनमें से एक डॉक्टर कहता है, जी वो खतरे से बाहर है, पर उनकी काफ़ी ब्लड लॉस होने की वजह से थोड़ी सी उनकी हालत ख़राब है। उनकी काफ़ी सारे ब्लड बह चुके हैं और उनकी नेक का एक नस कट चुका है, जिसकी अभी हमने ऑपरेशन किया है। उन्हें ठीक होने में 15 दिन लग जाएंगे या फिर 20 दिन भी लग सकते हैं। अभी वो बेहोश है। 24 घंटे के बाद उन्हें होश आ जाएगी। तभी बाहर से कुछ डॉक्टर्स आते हैं और वो डॉक्टर उन डॉक्टर से हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं। तभी उनमें से एक डॉक्टर मैडम यू के पास जाता है और कहता है, हेलो मैडम यू। मैडम यू उस डॉक्टर को इशारा करती है। वो सारे डॉक्टर जो बाहर से आए थे, वो चले जाते हैं उस रूम में जहाँ विंग था। मैडम यू भी सभी की तरफ देखती हैं, वो भी अंदर चली जाती है। वो सभी आईसीयू रूम में चले जाते हैं। तभी वांग जी घबराते हुए कहता है, क्या हुआ विंग को? क्या वो ठीक है? ये सुनकर उनमें से एक डॉक्टर वहीं रुक जाता है और वांग जी से कहता है, जी मिस्टर लैन, आपके हस्बैंड इस वक्त ठीक है, वो खतरे से बाहर है। ये कहते हुए वो डॉक्टर जैसे ही अंदर जाने वाला था, तभी वांग जी उस डॉक्टर को कलर पकड़कर कहता है, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो?
अगर नहीं मरना चाहते तो मुझे अभी के अभी सच बताओ, तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? क्या हुआ मेरे बींग को? तभी लैन सीचेन वांगजी को हाथों से उस डॉक्टर का कॉलर छुड़वाते हुए कहते हैं, वांगजी छोड़ो उसे। वांगजी छोड़ देता है। तभी वो डॉक्टर डरते हुए कहता है, मिस्टर लैन, मैं बताता हूँ आपको कि क्या हुआ है। आपके हस्बैंड के स्टमक पे काफ़ी बार वार किया गया है, जिसकी वजह से उनकी स्टमक में काफ़ी चोटें आई हैं। उसी की एग्जामिन करने के लिए हमने बाहर से कुछ डॉक्टर बुलाए हैं, क्योंकि हमें चाइना के बेस्ट डॉक्टर चाहिए था ताकि वो आपके हस्बैंड का इलाज कर सके। तभी ग्रैंडफादर चिढ़ते हुए कहते हैं, आखिर उसे हुआ क्या है? तुम लोग सच क्यों नहीं बताते? तभी वो डॉक्टर कहता है, मिस्टर लैन, आपके हस्बैंड के स्टमक में बहुत गहरी चोट आई है, जिससे ये भी हो सकता है कि वो कभी ठीक ही ना हो, और ये भी हो सकता है कि वो कभी बेबी कैरी ही ना कर पाए। वांग जी जैसे ही ये सुनता है, उसके हाथों की मुठ्ठियाँ कस जाती है। वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। इस समय नाइट की 11 बज रहे थे। वांग जी हॉस्पिटल से बाहर आता है, अपने कार को लेकर निकल जाता है। बाहर तेज बिजली चमक रही थी। बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तभी वांग जी तेज कार चलाते हुए हाईवे पे कार रोक देता है। वांग जी की कार बहुत फुल स्पीड में थी। शायद वो जीना नहीं चाहता था। वांग जी के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसे आज मरना होगा। यही सोचकर वांग जी कार को फुल स्पीड में चला रहा था। वांग जी जीना नहीं चाहता था, वो मरना चाहता था। फिर भी वो जीने का ख्याल लाकर उस कार को वहीं रोक देता है और कार से बाहर निकलता है। इस वक्त इतनी बारिश हो रही थी कि वांग जी बाहर निकलते ही पूरी तरह से भीग चुका था। वांग जी इतने देर से वो अपने दर्द को छुपा कर रखा था, वो अब बाहर निकाल रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। आप लोगों को आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए लोग। आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए लोग।